हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश के मोस्ट टॉप इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और विद सॉल्यूशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है बाकी अदर सेमेस्टर्स के, उससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है। दैट्स वाई जो हम लोगों ने सेमेस्टर फिफ्थ की एक कंप्लीट सीरीज़ करी, वैसे ही हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के लिए भी, जिनके एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में होने वाले हैं, उनके लिए हम लोग एक कंप्लीट सीरीज़ डिस्कस करेंगे हर एक सब्जेक्ट के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये हम लोगों का पेपर फर्स्ट है, जिसका टाइटल है शेक्सपियरियन टू 18th सेंचुरी, और ये पोइट्री वाला आपका पार्ट है, और ये पेपर नंबर 1 है, जो कि मेजर 1 और मेजर 2 दोनों स्टूडेंट्स को ये पढ़ना है। ठीक है, जिन बच्चों ने मेजर लिया है और जिन बच्चों ने माइनर में इसको लिया है इंग्लिश सब्जेक्ट को, दोनों लोगों को ये क्या है, पेपर पढ़ना है। ओके, सो इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, जो मेडिवल हिस्ट्री आपका पार्ट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वाला, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बीए सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। ओके, दिल्ली सल्तनत वाला, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल वाले सेक्शन, चैनल में जाइएगा, वहीं वीडियो वाले सेक्शन में ओपन करना, आपको सारी डिटेल्स वहीं पे मिल जाएंगी। ओके, सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, उनको समझने के बाद आप जो है आगे चलिएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका सेमेस्टर फर्स्ट है, तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में आप थोड़ा सा 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए आएगा और सेक्शन बी आएगा। सेक्शन ए में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो कि आपका ये 15 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, 15 मार्क्स का। और सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में से आपके पास चॉइस रहेगी कि इन दोनों में से आप कोई एक अटेम्प्ट करोगे, एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसके आपको 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और सेक्शन बी की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 8 में से आपको जो है कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एनी 3 क्वेश्चन, और ये आपके होंगे 20 मार्क्स के। इन 8 क्वेश्चन में से आप एनी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एनी 3 अटेम्प्ट करोगे तो 3 × 20 विच इज इक्वल्स टू 60 मार्क्स, और ऊपर वाला क्वेश्चन एक 15 नंबर का, तो 60 और प्लस 15 70 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। उसके साथ साथ आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल, जो कि आप जिसको वाइवा कहते हो, वाइवा वगैरह जो आपने फाइल वगैरह सबमिट की होगी उसका, तो टोटल आपके 100 मार्क्स का जो है वो पेपर रहने वाला है। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 75 नंबर रिटर्न के मिलेंगे, 25 मार्क्स आपको जो है वो वाइवा और प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आपका जो भी हुआ होगा उसका मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर से बता दूं, पेपर फर्स्ट है शेक्सपियरियन टू इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और ये मेजर माइनर दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि डिफाइन द टर्म एलिजी एंड ब्रिंग आउट इट्स सिग्निफिकेंस एक्सपेक्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री इन अ डिटेल नोट। आपको एलिजी के बारे में लिखना है और उसके सिग्निफिकेंस बताना, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री इन अ डिटेल नोट। सो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले बताएंगे कि एलिजी क्या होता है। तो एन एलिजी इज अ फॉर्म ऑफ लिरिक पोइट्री दैट एक्सप्रेस डीप सॉरो, मॉर्निंग और लेमेंटेशंस। एलिजी एक तरीके से एक लिरिक पोइट्री होती है जो डीप सॉरो को, मॉर्निंग को और लेमेंटेशंस को यूजुअली जो है वो एक्सप्रेस करती है, ठीक है। और ये क्या होता है, यूजुअली फॉर द डेथ ऑफ अ पर्सन, और किसके लिए होता है, किसी पर्सन के डेथ के लिए। बट it may also grieve over the loss of something deeply valued such as youth, love, time or past glory. उसके साथ साथ the word elegy is derived from the Greek word elegia. किससे derive हो क्या है, ग्रीक वर्ड एलिजिया से, जिसका मतलब ओरिजिनली रेफर टू पोएम्स रिटन इन एलिजिक मीटर, और जिसका जो मतलब है रेफर टू पोएम रिटन इज एलिजिक मैटर में, ये जो मीटर में ये पोएम जो होती है बेसिकली वो लिखी होती है। उसके साथ साथ आपका हम लोग नेचर और मीनिंग की बात करें तो ट्रेडिशनली एन एलिजी जो है रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स पर्सनल ग्रीफ का, जो पोएट का जो पर्सनल ग्रीफ होता है उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। बट इट ऑफन राइजेस फ्रॉम इंडिविजुअल सॉरो टू यूनिवर्सल ह्यूमन सफरिंग। वाइल अर्ली एलिजीज वर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड, पहले की जो एलिजी होती थी वो फॉर्मल होती थी और स्ट्रक्चर्ड होती थी। मॉडर्न एलिजीज जो होती हैं आपकी मे बी फ्री इन फॉर्म बट रिटेन द इमोशनल कोर ऑफ
लेमेंटेशंस। ओके, उसके साथ साथ आप बात करते हैं हम लोग व्हाट आर द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी। तो सिग्निफिकेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एलिजी की तो क्या है, पहला आपका कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है कि थीम ऑफ डेथ एंड लॉस। ये किस पे सेंट्रल थीम जो होती है एलिजी की बेसिकली वो डेथ होता है, सेपरेशन होता है और लॉस होता है। उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट है आपका एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल ग्रीफ। पर्सनल ग्रीफ को एक्सप्रेस किया जाता है यहाँ पे कि एलिजीज आर हाईली बेसिकली क्या होती हैं, इमोशनल एंड सब्जेक्टिव होती हैं। उसके साथ साथ मूवमेंट फ्रॉम ग्रीफ टू कंसोलेशंस। अ क्लासिकल एलिजी जनरली फॉलोज 3 स्टेजेस। क्या क्या जो क्लासिकल एलिजी होती है वो 3 स्टेजेस को फॉलो करती है, 3 स्टेजेस को। व्हाट आर द 3 स्टेजेस? पहला आपका होता है लेमेंटेशन, दूसरा प्रेज होता है, तीसरा कंसोलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आगे चले तो 3 पॉइंट्स का 4th पॉइंट है आपका फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मेडिटेशन ऑन लाइफ, डेथ होता है, इमोरलिटी होती है एंड द ट्रांजिटरी नेचर होता है ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। उसके साथ साथ द पोएट क्वेश्चन करता है फेट पे, गॉड पे एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ पे। उसके साथ साथ आपका 5th पॉइंट है कि यूज ऑफ नेचर इमेजिनरी एंड एलिवेटेड एंड सीरियस टोन एंड यूनिवर्सल अपील। ओके, फर्दर उस पॉइंट्स को और डिफाइन किया गया है, तो आपका जितना है आप अपने अकॉर्डिंग से इन क्वेश्चंस के नोट्स को सिस्टमैटिक वे में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है। आप इन पॉइंट्स में लिख के आओगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को फर्दर और डिफाइन करते हो नेक्स्ट पेजेस पे तो वो सारी चीज़ें और भी बेटर होने वाली हैं। उसके साथ साथ हम लोग टाइप ऑफ एलिजी की बात करें तो पर्सनल एलिजी होती है, पेस्टोरल एलिजी होती है और मॉडर्न एलिजी होती है। पर्सनल एलिजी में मॉन्स होता है कि द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात होती है। इसमें यूजेस, एफर्ट्स एंड रूलर सेटिंग सिंबॉलिक होता है। मॉडर्न एलिजी में फ्री वर्स होता है, ब्रॉडर थीम्स ऑफ लॉस बियॉन्ड डेथ होती है। कुछ फेमस एलिजीज हैं जॉन मिल्टन जी की, पीवी शैली जी की, एल्फ्रेड टेंसन जी की। ठीक है, और एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रेव। ये कुछ फेमस एलिजीज हैं आपकी जिनके आप एग्जाम में लिखते हो तो उसके आपको जो है नोट करके बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके साथ साथ मैं कुछ एट लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जिन पॉइंट्स को आपको मतलब समझ के आपको एग्जाम में उन आंसर्स को लिखना होगा तो जिससे आप और ज़्यादा जो है स्कोर कर सकोगे। ठीक है, तो लास्ट के 1-2 मिनट में हम वन पॉइंट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बाद नेचर और मीनिंग लिखना, उसके साथ साथ आप उसके सिग्निफिकेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको पहले एक बार पॉइंट्स में ये 7 पॉइंट एक पेज पे लिख देना। उसके बाद फर्दर इन पॉइंट्स को आप डिफाइन करिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ एलिजी। चाहिएगा तो इन पॉइंट्स को और डिफाइन कर लीजिएगा टाइप्स ऑफ एलिजी, अदरवाइज ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। उसके साथ साथ फेमस एग्जांपल्स क्या हैं एलिजी, इनके बारे में आप चीज़ें जो है डिफाइन करिएगा। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि थ्रोन लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ओड एज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड ऑल्सो हाईलाइट इट्स सिग्निफिकेंट फीचर्स। आपको डेवलपमेंट ऑफ द ओड एज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री के बारे में बताना है और उसके साथ साथ ऑल्सो हाईलाइटेड इट्स सिग्निफिकेंट फीचर्स के बारे में आपको चीज़ें यहाँ पे बतानी है। सो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले देख लेते हैं कि ओड क्या होता है। तो एन ओड इज़ अ फॉर्म ऑफ लिरिक पोइट्री दैट एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है, डीप इमोशंस को, प्रेज को और रिफ्लेक्शन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट सच एज अ जैसे पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और इवेंट के बारे में। सो द वर्ड ओड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओडी जिसका मतलब क्या होता है, सॉन्ग। तो जो बेसिकली आपका ओड होता है इसका मतलब क्या होता है, सॉन्ग होता है आपका। ओके, एंड ओरिजिनल ओड्स वर मीन टू बी संग एंड ऑफन अकम्पनीड बाय म्यूजिक। और ओरिजिनल ओड्स का मतलब क्या होता है, टू बी संग एंड ऑफन अकम्पनीड बाय म्यूजिक। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आगे चलते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ ओड की बात करें तो पहला ओरिजिन की बात करें तो ग्रीक ओरिजिन, जो कि आपका क्या था कि द ओड ओरिजिनेट इन एंशिएंट ग्रीक्स। ओड का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, बेसिकली ये ओरिजिनेट हुआ था एंशिएंट ग्रीस से। एंड ग्रीक पोएट जो थे पिंडर इज कंसीडर्ड द अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड्स। इनको क्या, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अलग से नोट करके हाईलाइट वाले पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। हिज ओड्स वर रिटन टू सेलिब्रेट विक्टरीज इन एथलेटिक गेम्स लाइक द ओलंपिक्स एंड दे वर फॉर्मल, सेरिमोनियल एंड म्यूजिकल इन नेचर। क्या क्या फॉर्म था इनका, देवर फॉर्मल होती थी, सेरिमोनियल होता था और म्यूजिकल होता था नेचर में। उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट है आपका रोमन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक रोमन पोएट थे होरेस, जिन्होंने फर्दर क्या है
डेवलप किया था ओड को। अनलाइक पिंडर, होरेक्स ओड्स वर सिंपल। अगर आपके जो पिंडर थे इनके ओड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपको गिवन है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी रोमन कंट्रीब्यूशन में, तो सिंपल थी, पर्सनल होती थी और रिफ्लेक्टिव होती थी। उसके साथ साथ ही यूज्ड रेगुलर मीटर्स यूज़ करते थे वो, एंड अ काम टोन यूज़ करते थे, एंड मेकिंग द ओड मोर सुटेबल फॉर रीडिंग रेदर देन सिंगिंग। और ये बनाते थे जो ओड्स होती थी उनको मोर सुटेबल एज फॉर रीडिंग रेदर देन सिंगिंग। तो ये 2 पॉइंट थे आपके पास। थर्ड पॉइंट है आपका एलिवेटेड एंड सीरियस टोन की बात करें तो जो टोन ऑफ एन ओड इज जनरली कैसी होती थी, लॉफ्टी होती थी, डिग्निफाइड होती थी एंड सीरियस होती थी, एंड सुटेबल फॉर नोबल और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए क्या होती थी, सुटेबल होती थी फॉर नोबल्स के लिए और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए। उसके साथ साथ रिच लैंग्वेज एंड इमेजनरी होती थी कि ओड्स यूजेस फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ किए जाती थी। उसके साथ साथ इमेजनरी एंड सिम्बल्स टू मेक द पोएम एक्सप्रेसिव एंड मीनिंगफुल, जिससे क्या है जो आपकी पोएम्स हैं वो एक्सप्रेसिव बन सकें और मीनिंगफुल बन सकें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है फ्लेक्सिबल। फिफ्थ पॉइंट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की बात करें तो अनलाइक सोनेट, ओड जो होती है डू नॉट फॉलो अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर। ओड जो होती है वो कोई भी फिक्स्ड स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। दे में वेरी इन, किस में वेरी करती होती हैं, स्टैंजा फॉर्म में, राइमिंग स्कीम्स में और लेंथ में। ओके देखो इसके साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं, यहाँ पे बात आई गई है सोनेट की, तो जो सोनेट वाला क्वेश्चन है ना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये करके जरूर जाना। ठीक है। ओके सोनेट के बारे में भी एकदम डिटेल में चीज़ें देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ओड्स की बात करें तो व्हाट आर द टाइप्स, पहला पिंडेरिक ओड और होरेटिनियन ओड और इरेगुलर ओड। ओके तो पिंडेरिक ओड जो होती थी वो कैसी होती थी, फॉर्मल होती थी और कॉम्प्लेक्स, और होरेटियन ओड जो है वो आपकी सिंपल और काम होती हैं, और इरेगुलर ओड आपकी जो होती हैं वो फ्री स्ट्रक्चर होती है बिकॉज कॉमन थी रोमांटिक पोएट्री में। अच्छा ओड टू अ नाइटिंगेल, ठीक है, जॉन कीट्स जी ने लिखा है, ये भी जॉन कीट्स जी ने और पीबी शैली जी ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हर एक चीज़ का, जैसे सोनेट है तो उसके टाइप्स को, ठीक है, किसने लिखा है उसके एग्जांपल्स, वैसे ही एलेजी में भी उसके टाइप्स, उसके राइटर, सारी चीज़ें, और फेमस एग्जांपल्स क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ ओड्स क्या हैं, आप सारी चीज़ें जो है डिफाइन करोगे। ओके उसके साथ साथ एट लास्ट कंक्लूड करें तो इन कंक्लूजन द ओड हैज़ डेवलप फ्रॉम अ ग्रीक सॉन्ग ऑफ सेलिब्रेशन इनटू अ रिच पोएटिक फॉर्म एक्सप्रेसिंग, क्या एक्सप्रेस कर रही हैं, डीप इमोशंस को एंड साइकोलॉजिकल थॉट्स को, सॉरी फिलोसफिकल थॉट्स को। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इमोशनल इंटेंसिटी एंड एलिवेटेड स्टाइल मेक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लिरिक पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। और जो उसका आपका क्या है, एलिवेटेड स्टाइल है किस चीज़ का, मेक इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, इसको क्या बनाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म बनाती है किस चीज़ का, लिरिक पोइट्री का इन इंग्लिश लिटरेचर में। ओके सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ अ ट्रू लव बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जी की जो पोयम है ट्रू लव, ये मेरी खुद की एक मतलब फेवरेट पोयम है, और ये बहुत अच्छी पोयम लिखी है इन्होंने, विलियम शेक्सपियर जी ने। तो इसके आपको जो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में आपको लिखना है बेसिकली। तो ट्रू लव जो है इज़ कॉमनली टॉट टाइटल फॉर विलियम शेक्सपियर सोनेट, और आपकी ये 116th सोनेट है, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोनेट है इंग्लिश लिटरेचर की, आप सोच सकते हो। एंड इन दिस पोयम शेक्सपियर प्रेजेंट अ पावरफुल एंड आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव। ओके और इस पोयम में शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है पावरफुल एंड आइडियल कॉन्सेप्ट किसका, ट्रू लव का। एक बात मैं आपको बता दूं जो मैंने आपसे अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, कि जो सेक्शन 1 वाला मैंने आपको बताया, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि सोनेट, ठीक है, ओड और एलेजी, ठीक है, इन तीनों में से आपको जो है देख लेना, इन तीनों में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेक्शन 1 वाले पार्ट में। तो इन तीनों को आप स्ट्रॉन्ग करके जाना, बिकॉज वहाँ चॉइस रहेगी कि दोनों में से एक करना होगा। तो आप देखना इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है, सेक्शन 1 वाले में, जो कि ऑप्शनल होगा ना कि 2 में से एक करो। ठीक है, सेक्शन 1 से ही इसी वाले पार्ट में आपको तीनों में से क्वेश्चन वो डालेंगे, ये 100% श्योर है। ओके ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिस्क्राइबिंग इट्स एज अ कॉन्स्टेंट, अनचेंजिंग एंड इंटरनल। द पोएट आर्ग्यू दैट रियल लव इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टाइम। उनका मानना है कि जो रियल लव है वो अफेक्ट नहीं होता बाई टाइम से, डिफिकल्टीज से और सर्कमस्टेंसेज से। ओके अब आगे चलते हैं। पोएम में उन्होंने क्या बोला है, थीम ऑफ द पोएम की बात करें तो बेसिकली इन्होंने थीम में क्या डिफाइन किया है कि द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज परमानेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रू लव। इन्होंने परमानेंस और स्ट्रेंथ बताई है ट्रू लव की।
उसके साथ साथ शेक्सपियर क्लियरली स्टेट दैट ट्रू लव, इन्होंने क्या बोला है कि जो ट्रू लव होता है डज नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ वो नहीं बदलता। उसके साथ साथ डज नॉट वीकन ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, और डिफिकल्टीज के टाइम में वो क्या है कमज़ोर नहीं पड़ता। उसके साथ साथ रिमेन्स फर्म टिल द एंड ऑफ लाइफ। तो सो पोएट रिजेक्ट्स द आइडिया दैट लव इज टेम्परेरी, और सो पोएट क्या है रिजेक्ट कर रहे हैं इस आइडिया को कि जो आपका लव है वो क्या है टेम्परेरी है और डिपेंडेंट है ऑन ब्यूटी एंड यूथ। उनका ये बिल्कुल भी मानना नहीं है कि जो लव है वो टेम्परेरी होता है, उसके साथ साथ ये डिपेंड करता है खूबसूरती और यूथ पे। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। समरी ऑफ द पोएम की बात करें तो इन द ओपनिंग लाइंस जो शेक्सपियर हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि ट्रू लव डज नॉट एडमिटेड एनी ऑब्स्टिकल, ट्रू लव जो है किसी भी रुकावट से क्या है एडमिट नहीं होता। इफ़ लव चेंजेस व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज, यदि कह रहे हैं कि लव चेंज हो जाए वे सर्कमस्टेंसेस चेंज, देन इट इज़ नॉट ट्रू लव, तो इसका मतलब वो क्या है ट्रू लव नहीं है। सो ही कंपेयर्स ट्रू लव टू अ फिक्स स्टार, वो कंपेयर करते हैं लव को फिक्स स्टार से एंड गाइडिंग लाइट हाउस से। दो एग्जाम्पल यहाँ पे वो बेसिकली दे रहे हैं, इन एग्जाम्पल को भी आप लिख के आना एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उनका मानना है कि विच रिमेन स्टडी इवन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, कि जैसे कह रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो स्टार्स हैं गाइडिंग लाइट हाउस है, चाहे जितना तूफान आए बारिश है वो स्टे रह मतलब अपनी जगह पे रहते हैं, वैसे ही आपका जो है वो ट्रू लव भी है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेज आने पे भी क्या है वो चेंज नहीं होता। इन द फाइनल लाइन्स, फाइनल लाइन में वो क्या बता रहे हैं कि पोएट बोल्डली क्लेम्स दैट इफ हिज आइडिया ऑफ लव इज रॉन्ग, वो कहते हैं कि मान लो कि मेरा आइडिया जो है वो रॉन्ग है, देन ही हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग। कह रहे हैं कि जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ अगर आपको लगता है वो चीज़ें गलत है, देन ही हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग एंड नो मैन हैज़ एवर लवली ट्रूली एवर लव ट्रूली। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इमेजिनरी एंड सिम्बल्स की बात करें तो बेसिकली कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, जैसे स्टार है आपका और स्टोम्स हैं बेसिकली, और टाइम स्किल है। तो बेसिकली स्टार्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, सिंबल ऑफ गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस की बात करें, परमानेंस की बात कर रहे हैं। एंड स्टोम्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट करें डिफिकल्टीज इन लाइफ, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हमें जो फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। और टाइम स्किल क्या है आपकी, सिंबल ऑफ डेथ एंड एगिंग है। उसके साथ साथ दीज इमेज स्ट्रेंथेड द आइडिया दैट ट्रू लव इज़ बियॉन्ड फिजिकल ब्यूटी एंड टाइम, और उनका मानना है कि जो ट्रू लव है वो बियॉन्ड है, इससे परे किसके, फिजिकल ब्यूटी और टाइम से क्या है पूरी के तरीके से वो परे है। उसके साथ साथ वो बताते हैं कि जो लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज ऑफ द पोम इज़ सिंपल येट पावरफुल। उसके साथ साथ लॉजिकल एंड आर्गुमेंटिव है, रिच इन मेटाफर एंड सिम्बॉलिज्म। तो पोएम जो इन्होंने लिखी है वो आयम्बिक पेंटामीटर और सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, और बेसिकली इसमें 14 लाइन्स की एक रिदमिक स्कीम आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ फॉलो द शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म। ओके, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। उसके साथ साथ हम लोग टोन एंड मूड की बात, टोन और मूड की बात करें तो टोन ऑफ द पोएम क्या है, बेसिकली कॉन्फिडेंट है, सीरियस है और साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल है। हर एक वर्ड पे जहाँ जहाँ फिलोसफिकल आ रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। ये आपका बेसिकली कॉन्फिडेंट, सीरियसली और फिलोसफिकल है। ओके, शेक्सपियर स्पीक विद सर्टेनिटी एंड अथॉरिटी के साथ बताते हैं कि लिविंग नो डाउट अबाउट हिज बिलीव इन ट्रू लव। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो ट्रू लव क्या एडमायर करता है कि क्लियर डेफिनेशन ऑफ आइडियल लव, यूनिवर्सल अपील के बारे में, लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के बारे में। एंड द पोएम रिफ्लेक्ट्स एक्सपीरियंस डीप्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशन, बताती है कि शेक्सपियर को डीप अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन इमोशंस की एंड रिलेशनशिप्स की। उसके साथ साथ इट रिमेन रेलिवेंट इवन टुडे, और ये क्या है, रिमेन्स रेलिवेंट है इवन टुडे, आज के टाइम में, बिकॉज इट प्रेजेंट लव एज अ मोरल एंड स्पिरिचुअल फोर्स, नॉट मियरली अ फिजिकल अट्रैक्शन। उनका मानना है दिस इज नॉट अ फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन क्या है कि इन कंक्लूजन ट्रू लव इज़ अ टाइमलेस पोएम। ट्रू लव क्या एक तरीके से टाइमलेस पोएम है दैट क्या सेलिब्रेट कर रही है, इटर्नल नेचर ऑफ लव, इटर्नल नेचर के बारे में आपको बता रही है। एंड थ्रू पावरफुल इमेजिनरी फर्म आर्गूमेंट्स एंड एलिगेंट लैंग्वेज शेक्सपियरियन प्रूव्स दैट कि ट्रू लव नेवर फेड्स। उनका मानना है कि ट्रू लव नेवर फेड्स एंड द पोएम स्टैंड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट expressions of love in English literature and is highly suitable for, किसके लिए हाईली सुटेबल है, एकेडमिक स्टडीज़ के लिए। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 आपका एंड होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें ट्रू लव के बारे में पता चली होंगी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम सिंस देयर नो हेल्प बाय माइकल ड्रेटन। माइकल ड्रेटन जी ने जो पोयम लिखी है आपकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन, आपको उसका बताना है सिंस देयर्स नो हेल्प। तो ये भी बहुत अच्छी पोयम है। तो देखते हैं कि सिंस देयर्स नो हेल्प इज़ अ फेमस सोनेट। ये भी सोनेट है जो कि माइकल ड्रेटन जी ने लिखी है और एज वेल नोन एलिजाबेथन पोएट। और ये किस टाइम की पोयम है? एलिजाबेथन पोएट है, बेसिकली पोएट हैं ये। और एंड पोयम डील्स विद द थीम ऑफ लव। और ये भी किस पे? लव पे है, सेपरेशन पे है एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पे ये पोयम लिखी गई है। एंड इट प्रेजेंट्स द पेनफुल मोमेंट व्हेन लवर डिसाइड टू पार्ट। और ये बेसिकली उस टाइम की बात है, इसमें वो चीज़ें दिखाई गई हैं व्हेन लवर्स डिसाइड टू पार्ट इवन दो देयर लव इज़ नॉट कम्प्लीटली डेड। और जबकि उसका जो लव है वो कम्प्लीटली डेड नहीं हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग बात करें थीम की, तो थीम ऑफ द पोयम क्या है कि द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम इज़ द एंड ऑफ लव एंड इमोशनल सेपरेशन। क्या है सेंट्रल थीम? लव का एंड, उसके साथ साथ इमोशनल सेपरेशन। एंड द पोएट describe the decision to break off a love relationship but at the same time shows that love still survive deepen within the heart। और poems क्या highlight करती है? pain of farewell, इमोशन, स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजन एंड फीलिंग्स। इन सारे पॉइंट्स के बारे में जो बेसिकली पोएम है वो हाईलाइट की गई है। अब समरी की बात करें तो इन द बिगनिंग में, शुरुआत में पोएट क्या कहते हैं कि पोएट एक्सेप्ट दैट देयर इज़ नो होप लेफ्ट इन द रिलेशनशिप, कि अब जो कोई भी होप नहीं बची है। एंड डिसाइडेड टू पार्ट कामली, और हमें क्या है? अलग ही होना है। ही आस्क हिज बिलवेड टू शेक हैंड एंड से गुड बाय पीसफुली। और अपनी वो बिलवेड से कहते हैं कि हैंड शेक करने के लिए और हमेशा के लिए कहते हैं गुड बाय, आराम से, मतलब पीसफुली जो है गुड बाय कहने के लिए। हाउएवर इन द फाइनल लाइन्स देयर इज़ अ सडन इमोशन टर्न्स आते हैं कुछ। वो क्या है कि पोएट रियलाइज करता है कि जो लव है इज़ नॉट ट्रूली डेड, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इट ओनली अपीयर्स वीक, और वो क्या है? उन्हें वीक लग रहा है सिर्फ। एंड द डाइंग लव सडनली कम्स बैक टू लाइफ एंड शोइंग द पावर एंड परसिस्टेंस ऑफ ट्रू लव। और उन्हें वो क्या दिखा रहा है? शोइंग द पावर एंड परसिस्टेंस ऑफ ट्रू फीलिंग, सॉरी। उसके साथ साथ हम लोग बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कौन सी पावरफुल इमेजिनरी यूज़ की है? वो है आपकी डेथ ऑफ लव एंड लास्ट ब्रेथ। डेथ ऑफ लव आपकी क्या डिस्क्राइब कर रही है कि लव इज़ डिस्क्राइब एज डाइंग बट नॉट डेथ। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डाइंग है बट डेथ नहीं हुए हैं। उसके साथ साथ सिंबल ऑफ फाइनल इमोशन एफर्ट्स के बारे में उन्होंने बताया है। एंड दीज इमेजेस मेक्स द पोएम डीपली इमोशनल एंड रियलिस्टिक। और ये जो इमेजेस हैं वो क्या बना रही है? पोएम को डीपली इमोशनल बना रही हैं एंड रियलिस्टिक बना रही हैं। एंड शोइंग, बता रही हैं कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू एंड अ ट्रू लव, और कैसे जो है वो डिफ़िकल्ट है टू एंड कर रहा है एक ट्रू लव को। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला है? नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि स्टाइल एंड लैंग्वेजेस की बात करें तो द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़, वो क्या है? सिंपल एंड क्लियर है, इमोशनल एंड ड्रामेटिक है और डायरेक्ट एंड कन्वर्सेशनल है। तो उसके साथ साथ जो पोएम है इज़ रिटन इन द शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म। ये भी पोएम शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म में लिखी गई है जिसकी 14 लाइन है। आपको पता ही है कि मतलब सोनेट की 14 लाइन्स आपकी होती हैं कि सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम्स विच इज़ रिटन इन अ आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, एंड द सडन इमोशनल शिफ्ट इन द फाइनल कपलेट इज़ अ मेजर स्टाइलिस्टिक स्ट्रेंथ। सोनेट में आपको पता है कि एट द एंड कुछ आपको क्या है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वही चेंजेस यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ टोन एंड मूड की बात करें तो द टोन ऑफ द पोएम चेंजेस। एट फर्स्ट इट्स काम है, कंट्रोल्ड एंड रिजाइंड है। उसके साथ साथ एट द एंड की बात करें तो इट बिकम्स इमोशनल, पैशनेट एंड इट्स इंटेंस। उसके साथ साथ दिस चेंज रिफ्लेक्ट्स द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द लवर। और ये जो चेंज हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? इनर कॉन्फ्लिक्ट, किसके? लवर के। उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन की। तो सिंस देयर्स नो हेल्प इज़ एडमायर फॉर, किसके लिए? इमोशनल ऑनेस्टी के लिए। उसके साथ साथ नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड पेन के लिए, इफेक्टिव यूज़ ऑफ द सोनेट फॉर्म। एंड एट लास्ट द पोएम रियलिस्टिकली portrays human emotion and shows that true love cannot be easily forgotten or destroyed। उनका मानना है कि जो ट्रू लव है cannot be easily forgotten और destroy, वो पूरी तरीके से क्या है, कभी forget और destroy नहीं हो सकता। उसके साथ साथ कंक्लूजन की बात करें तो एट लास्ट कि इन कंक्लूजन सिंस देयर नो हेल्प इज़ अ पावरफुल पोएम। ये एक तरीके से पावरफुल पोएम है, किसके बारे में? अबाउट लव के बारे में, लॉस एंड इमोशनल स्ट्रगल के बारे में। माइकल ड्रेटन
सक्सेसफुली कैप्चर द पेन ऑफ सेपरेशन, उन्होंने पेन ऑफ सेपरेशन बेसिकली यहाँ पे बताया है। एंड स्ट्रेंथ बताइए लिंगरिंग लव की। उसके साथ साथ द पोएम रिमेन्स पावरफुल, उसके साथ साथ जो पोएम है रिमेन्स पॉपुलर अभी भी ये क्यों? बिकॉज ऑफ इट सिंप्लिसिटी की वजह से, इमोशनल डेप्थ की वजह से, यूनिवर्सल अपील की वजह से, एंड मेकिंग इट्स एन इम्पॉर्टेंट पोएम फॉर एकेडमिक स्टडी के लिए। सो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। आई होप आपको सिंस देयर नो हेल्प समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज डीपली रिफ्लेक्टिव एंड स्पिरिचुअल डिस्कस पोएम में ऑन हिज ब्लाइंडनेस में डीपली रिफ्लेक्टिव है और स्पिरिचुअल है। इस पे आपको डिस्कस करना है, इसके बाद हम लोग को सारी चीज़ें बतानी है। ओके, सो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी बहुत अच्छी पोएम है और ये भी मेरी फेवरेट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात करें, इज़ अ फेमस सोनेट, ये भी एक सोनेट है रिटन बाय जॉन मिल्टन, और जॉन मिल्टन जी ने इसको लिखा है। और ये वन ऑफ द ग्रेट, और ये जो पोएम है बेसिकली ये जो पोएट हैं जॉन मिल्टन, वो क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। उसके साथ साथ जो पोएम है इज डीपली ऑटोबायोग्राफिकल है, एज मिल्टन हैड बिकम completely blind at a relatively young age पे वो blind हो गए थे। In this sonnet the poet reflect upon his physical disability के बारे में उन्होंने बताया। उसके साथ साथ try to understand God will and true meaning of service, God will के बारे में मतलब उन्होंने बताया। उसके साथ साथ the poem जो है is both reflective and spiritual है in nature में। poem basically क्या है, reflective है और spiritual है nature में। नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव नेचर ऑफ द पोएम की बात करें, जैसे मैंने बताया कि कैसी रिफ्लेक्टिव एंड स्पिरिचुअल है इन नेचर में। तो रिफ्लेक्टिव नेचर ऑफ द पोएम की बात करें तो बेसिकली क्या है कि पोएम इज डीपली रिफ्लेक्टिव बिकॉज क्यों है, क्योंकि मिल्टन जी एग्जामिन हिज ओन इनर कॉन्फ्लिक्ट को वो एग्जामिन कर रहे हैं एंड डाउट्स को, एंड ही फील्स ट्रबल्ड बाय द थॉट दैट हिज ब्लाइंडनेस में प्रिवेंट हिम, जो उनका मानना है, ही फील्स ट्रबल कि बाय द थॉट दैट हिज ब्लाइंडनेस जो है में प्रिवेंट हिम फ्रॉम यूजिंग हिज पोइटिक टैलेंट। उनका मानना है कि जो उनकी ब्लाइंडनेस है ना, वो एक तरीके से वो सोच रहे हैं कि ही फील्स ट्रबल बाय द थॉट कि उनकी जो ब्लाइंडनेस है में प्रिवेंट हिम, उनकी ब्लाइंडनेस उन्हें प्रिवेंट कर सकती है किससे, फ्रॉम यूजिंग हिज पोइटिक टैलेंट, बट ही कंसीडर्ड अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। उनका मानना है कि वो अगर ब्लाइंड हैं तो उससे क्या वो अपनी पोइटिक टैलेंट को जो है वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट उसमें भी वो प्लस पॉइंट ढूंढते हैं कि ही कंसीडर्ड अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। उनका मानना है एक तरीके से ये उनके लिए गॉड गिफ्ट है। ही क्वेश्चंस वेदर गॉड विल पनिश हिम और नॉट यूजिंग दिस गिफ्ट प्रॉपरली, और उन्हें क्वेश्चन करते हैं कि गॉड उन्हें पनिश कर रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि मतलब फॉर नॉट यूजिंग दिस गिफ्ट प्रॉपरली। उसके साथ साथ मिल्टन रिफ्लेक्ट्स ऑन द लॉज ऑफ आईसाइट, फियर ऑफ बीइंग यूजलेस इन गॉड सर्विसेज। उसके साथ साथ ह्यूमन लिमिटेशंस एंड सफरिंग्स के बारे में बताते हैं। दिस सेल्फ एग्जामिनेशंस जो होते हैं मेक्स द पोएम थॉटफुल एंड फिलोसफिकल। उसके साथ साथ नेक्स्ट बात करें तो स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ द पोएम की बात करें तो द पोएम मूव्स फ्रॉम डाउट टू स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो पोएम है वो मूव्स होती है फ्रॉम डाउट टू स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड थ्रू द वॉइस ऑफ पेशेंस। मिल्टन रियलाइज दैट गॉड डज नॉट रिक्वायर फिजिकल लेबर अलोन, और मिल्टन ये रियलाइज़ करते हैं कि जो गॉड हैं उनको क्या डज नॉट रिक्वायर, उन्हें रिक्वायर नहीं है किस चीज़ की, फिजिकल लेबर अलोन। उसके साथ साथ ट्रू सर्विस लाई इन द ऑबिडेंस में, फेथ में एंड सबमिशन ऑफ गॉड्स विल। उसके साथ फेमस लाइन भी उनकी कुछ हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे ऑल्सो सर्व क्लियरली एक्सप्रेस द स्पिरिचुअल मैसेज दैट साइलेंटली एक्सेप्टेशन एंड फेथ आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ सर्विस टू गॉड। उनका मानना है कि साइलेंट एक्सेप्टेंस जो बेसिकली होती है आपकी साइलेंट एक्सेप्टेंस, और फेथ जो होता है वो भी क्या है, फॉर्म ऑफ सर्विस है टू गॉड्स के लिए। उसके साथ साथ उनका मानना है कि यूज़ ऑफ रिलीजियस आइडिया एंड सिंबल की बात करें तो बेसिकली पोएम इज़ रिच इन क्रिश्चियन इमेजनरी। तो लाइट जो है यहाँ पे सिंबलाइज करी साइट को, नॉलेज एंड डिवाइन ग्रेस को। टैलेंट रेफर कर रहा है बोथ मिल्टन्स पोएटिक एबिलिटी को एंड बिब्लिकल परेबल ऑफ टैलेंट्स को, एंड पेशेंस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्पिरिचुअल विजडम को। सो दीज रिलीजियस रिफॉर्म्स डीपन द स्पिरिचुअल टोन ऑफ द पोएम। उसके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, टोन एंड स्टाइल की बात करें तो टोन ऑफ द पोएम चेंज हो रही है बिकॉज इन द बिगनिंग में वो क्या करें, इट सेड सैड है, एनजियस है एंड क्वेश्चनिंग है। एंड में क्या है, इट बिकम काम है, एक्सेप्टिंग एंड होपफुल है। उसके साथ साथ द पोएम इज रिटन इन द सोनेट फॉर्म में लिखी गई है एंड यूज़ किए जा रहे हैं सिंपल प्रोफाउंड लैंग्वेजेस को।
मेकिंग द स्पिरिचुअल मैसेज क्लियर एंड इफेक्टिव, और बना रहे हैं मैसेज को, स्पिरिचुअल मैसेज को क्लियर और इफेक्टिव। उसके साथ साथ आगे चलते हैं तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ही इज एडमायर फॉर किसके लिए, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल सफरिंग, डीप स्पिरिचुअल इंसाइट्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग मोरल एंड रिलीजियस मैसेजेस के बारे में, एंड मिल्टन सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं पर्सनल पेन को इनटू यूनिवर्सल विजडम में, एंड मेकिंग द पोएम रेलिवेंट टू ऑल द रीडर्स, और बना रहे हैं पोएम्स को रेलिवेंट बना रहे हैं जिससे कि ऑल द रीडर्स ईजिली उसको पढ़ सकें, जितने भी रीडर्स हैं। उसके साथ साथ एट लास्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं तो इन कंक्लूजन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बोथ डीपली रिफ्लेक्टिव एंड स्पिरिचुअल है थ्रू सेल्फ एग्जामिनेशन एंड फेथ इन गॉड। मिल्टन की आंखें जाने के बाद भी उनको क्या है, उन्हें बहुत ज़्यादा गॉड पे फेथ है, भरोसा है, वो अपने उस चीज़ को गॉड को दोष नहीं दे रहे हैं, वो एक तरीके से उसे गॉड गिफ्ट ही मान रहे हैं, ठीक है। एंड मिल्टन अराइव्स एट अ हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड सर्विस। द पोएम टीचेस दैट ट्रू डिवोशन डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल एबिलिटी। उनका मानना है कि जो ट्रू डिवोशंस होता है वो डिपेंड नहीं करता फिजिकल एबिलिटी को, बट ऑन फेथ पे, पेशेंस पे एंड ओबीडेंस टू गॉड्स विल। दिस मेक्स द पोएम वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिरिचुअल सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर, और ये बनाता है पोएम को वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिरिचुअल सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 आपका एंड होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि प्रेजेंस इन एब्सेंस इनैगुरेट्स अ यूनिक पोएटिक स्टाइल इन 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री डिस्कस। आपको प्रेजेंट इन एब्सेंस के बारे में चीज़ें आपको बतानी है। ओके, सो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे शुरू से, जो कि है आपका क्या, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन। तो द पोएम जो आपकी बेसिकली है प्रेजेंट इन एब्सेंस इज रिटन बाय जॉन डन जी ने लिखी है इसको, और अ लीडिंग पोएट हैं बेसिकली ये ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री इन द 17th सेंचुरी के टाइम में। एंड दिस पोएम इज रिमार्केबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एंड यूनिक पोएटिक स्टाइल different from the smooth and musical poetry of the Elizabethan age, and done present love through intellect, arguments and paradox, making the poem an intelligent example of metaphysical poetry। और ये क्या है, एक metaphysical poetry का one of the best example है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, दिल्ली सल्तनत जो आपका हिस्ट्री का पार्ट है, ओके, और पेपर फर्स्ट है आपका, जो कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट में आप जो पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री वाले पार्ट में, ठीक है, तो उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, और ये सेकंड वीडियो है इंग्लिश का पेपर फर्स्ट का। इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट पेपर 2 भी डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री का भी पेपर 2, सारे सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। तो आपको एक कंप्लीट सीरीज़ देखने को मिलेगी, और जो जो चीज़ों का आप वीडियो चाहते हो कि पहले मिले उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा उन चीज़ों को पहले अपलोड करने का। ओके, और अभी आपके पास लगभग आज जो है 25th है, और आपके 6 से आई थिंक एग्ज़ाम स्टार्ट है, और पहला आपका शायद हिस्ट्री ही है। ओके, तो बहुत टाइम है, हम ईजिली सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ओके, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ द टाइटल की बात करें तो द टाइटल क्या है, प्रेजेंट इन एब्सेंस इट सेल्फ इज पैराडॉक्सिकल है बेसिकली, और इट सजेस्ट क्या कर रहा है दैट ऑल्दो लवर्स आर फिजिकली सेपरेटेड। ओके, उसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि दे रिमेन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल यूनाइट, और वो रिमेन क्या, इमोशनली और स्पिरिचुअल यूनाइट होते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने मतलब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि लव मेक्स द एब्सेंट बिलव्ड प्रेजेंट इन द लवर थॉट एंड सोल, एंड दिस आइडिया रिफ्लेक्ट्स डोन्स इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू लव। ये जो आइडिया उनका है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू लव। उसके साथ साथ आगे चलते हैं तो यूनिक पोएटिक स्टाइल ऑफ द पोएम की बात करें तो आपका वो क्या है कि यूज ऑफ मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स। वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ द पोएम इज यूज ऑफ मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स। जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है पोएम का वो क्या है, यूज ऑफ मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स। उसके साथ साथ एक्सटेंडेड एंड सरप्राइजिंग कंपैरिजंस की बात करें, डॉन कंपेयर्स एब्स्ट्रैक्ट इमोशन, उन्होंने कंपेयर किया एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस को जैसे लाइक लव एंड एब्सेंस विद इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के साथ, मेकिंग द पोएम कॉम्प्लेक्स येट मीनिंगफुल, और बनाया है पोएम को कॉम्प्लेक्स एंड मीनिंगफुल। उसके साथ साथ सेकेंड पार्ट है आपका कि इंटेलेक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ लव के बारे में उन्होंने बताया, कन्वर्सेशनल एंड ड्रामेटिक स्टाइल के बारे में उन्होंने बताया है। ओके, उसके साथ साथ जो है बेसिकली उन्होंने जो है
बेसिकली जो है कन्वर्सेशनल या ड्रामेटिक स्टाइल के बारे में, जैसे कि द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ डायरेक्ट है, कन्वर्सेशनल है एंड आर्गुमेंटेटिव है. सो डोंट स्पीक लाइक अ थिंकर रीजनिंग विद द रीडर गिविंग विच गिव्स द पोएम अ ड्रामेटिक क्वालिटी. जो डॉन है बेसिकली वो क्या बता रहे हैं, लाइक अ थिंकर रीजनिंग्स विद द रीडर के साथ, विच गिव्स द पोएम अ, जो क्या दे रही है पोएम को एक ड्रामेटिक क्वालिटी दे रही है. उसके साथ साथ फिफ्थ पॉइंट है इमेजिनरी एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में उन्होंने बताया कि ही कंबाइंस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया विद कंक्रीट. इमेजिनरी के बारे में उन्होंने बताया. उसके साथ ब्लाइंडिंग इमोशंस विद इंटेलेक्ट के बारे में बताया. दिस बैलेंस ऑफ थॉट एंड फीलिंग इज अ हॉलमार्क ऑफ 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्री. ओके, ये फिफ्थ टोटल आपके 5 पॉइंट्स हैं बेसिकली, जो कि क्या है यूनिक पोइटिक स्टाइल है पोएम की. ये आप 5 पॉइंट्स आप लिख के उसके बाद फर्दर आप उसको एक्सप्लेन करना, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जो है आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा. उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं. इंपॉर्टेंस की बात करें 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्री की, तो प्रेजेंस इन एब्सेंस मार्क्स अ क्लियर शिफ्ट फ्रॉम, क्या मार्क करता है कि म्यूजिकल एंड डेकोरेटिव पोइट्री. उसके साथ साथ टू इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंटेटिव एंड फिलोसफिकली पोइट्री के बारे में चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. इट इन्फ्लुएंस लेटर पोएट्स बाय शोइंग दैट पोइट्री कुड एक्सप्लोर, पोइट्री क्या एक्सप्लोर करती है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को लॉन्ग विद इमोशंस को. उसके साथ साथ क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो पोएम इज़ एडमायर फॉर किसके लिए, ओरिजिनल थॉट्स के लिए, इंटेलेक्चुअल डेप्थ के लिए एंड पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ लव बियॉन्ड फिजिकल प्रेजेंस के लिए. सो दो समटाइम्स डिफिकल्ट इट्स डेप्थ रिवॉर्ड केयरफुली रीडिंग एंड रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग पोएटिक टेस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी. तो कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी हैं यहाँ पे जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं. उसके साथ साथ कंक्लूजन की बात करें तो इन कंक्लूजन प्रेजेंस इन एब्सेंस क्या इनॉग्रेट्स करती है यूनिक पोइटिक स्टाइल के बारे में इन 17th सेंचुरी में एंड 17th सेंचुरी इन इंग्लिश पोइट्री थ्रू इट्स यूज ऑफ पैराडॉक्स, विट एंड मेटाफिजिकल कंसीट्स के बारे में एंड इंटेलेक्चुअल एनालिसिस ऑफ लव के इंटेलेक्चुअल एनालिसिस के बारे में बताती है. जॉन डॉन जो है वो बेसिकली सक्सेसफुली ट्रांसफ़र पर्सनल इमोशंस को ट्रांसफ़र करते हैं इनटू फिलोसफिकल पोइट्री में एंड मेकिंग द पोएम अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर. और मेकिंग द पोएम को बनाते हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं इंग्लिश लिटरेचर में. सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 आपका एंड हो गया. आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंट थीमेटिक आइडिया इन द पोएम्स. पोएम क्या है, मैक फ्लेक्नो. ओके, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो मैक फ्लेक्नो इज़ वन ऑफ द फेमस मॉक हीरोइक सटायर है जो कि जॉन ड्राइडन जी ने लिखी है इसको. ओके, इन दिस पोएम ड्राइडन रेडिक्यूल्स द पोएट, एक पोएट हैं थॉमस शेडवेल, उसके बारे में ये बताते हैं बाय प्रेजेंटिंग हिम एज द चूजन सक्सीजर टू द थ्रोन ऑफ स्टूपिडिटी के बारे में उन्होंने बताया है. किंगडम के बारे में, किंग के बारे में उन्होंने चीज़ें बताई हैं. द पोएम इज़ नॉट मियरली अ पर्सनल अटैक, एक तरीके से इन्होंने पर्सनल अटैक नहीं है बट क्या है, पावरफुल एक सटायर है ऑन लिटरेरी डलनेस पे, फॉल्स पोइटिक एम्बिशन पे एंड मोरल डिग्निडेरेशंस पे इन्होंने है इन रेस्टोरेशन इंग्लैंड में, इसके बारे में उन्होंने चीज़ें बताई हैं. उसके साथ साथ थीम क्या है ऑफ लिटरेचर, डलनेस एंड इनकम्पिटेंसी के बारे में उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि द सेंट्रल थीम ऑफ द मैक फ्लेक्नो इज़ डलनेस इन लिटरेचर, ये इसकी सेंट्रल थीम है. उसके साथ साथ ड्राइडन पोर्ट्रेज शेडवेल एज अ पोएट टोटली क्या है, लैकिंग इमोशंस, ओरिजिनलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डेप्थ के बारे में उन्होंने बताया. उसके साथ साथ ही इज़ शोन एज द नेचुरल हियर टू फ्लेक्नो एंड किंग ऑफ डल पोएट थ्रू एग्जैगरेशन एंड आयरनी. ड्राइडन मॉक्स द पुअर क्वालिटी ऑफ शेडवेल पोइट्री एंड ड्रामा, और ड्राइडन क्या है, मॉक्स करते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ शेडवेल्स पोइट्री एंड ड्रामा के बारे में. उसके साथ ये तो पहला पॉइंट है. सेकंड पॉइंट की बात करें, फॉल्स पोइटिक एम्बिशंस यहाँ पे बताई गई हैं. उसके साथ साथ सटायर और रेस्टोरेशन लिटरेरी कल्चर के बारे में यहाँ बताया गया है. उसके साथ साथ थीम ऑफ इनहेरिटेंस एंड डलनेस के बारे में यहाँ बताया गया है. ओके, और फिर क्या है, मॉक हीरोइक ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं. सो ये आप अपने अकॉर्डिंग से चीज़ें देख लीजिएगा. ओके, और अपने अकॉर्डिंग से जितना आपको सुटेबल लगे उतना आप जो है यहाँ से पॉइंट्स को लिख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं. 6 पॉइंट आपका आता है मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डिग्निरेशंस के बारे में उन्होंने बताया. और एट लास्ट हम लोग ये टोटल 6 पॉइंट हैं, आप इन 6 पॉइंट को किस में लिखोगे, मैक फ्लेक्नो जो आपकी फेमस मॉक हीरोइक सटायर है उसके बारे में टोटल 6 पॉइंट हैं. उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं एट लास्ट कंक्लूजन की. तो इन कंक्लूजन मैक फ्लेक्नो जो है
ब्रिलियंट सटायरिकल पोयम है जो क्या हाईलाइट करती थीम्स क्या हैं कि लिटरेरी डलनेस के बारे में, फॉल्स एम्बिशन और डिक्लाइन ऑफ स्टैंडर्ड एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इन सारे पॉइंट्स के बारे में उसमें बताया गया है। एंड थ्रू विट, आयरनी एंड मॉक हीरोइक टेक्निक्स, जॉन ड्राइडन जो नॉट ओनली अटैक शेडवेल, वो शेडवेल पे ही अटैक नहीं कर रहे बट ऑल्सो डिलीवर्स अ पावरफुल कमेंट्री भी एक डिलीवर कर रहे हैं ऑन द लिटरेरी कल्चर ऑफ हिज एज, लिटरेरी कल्चर जो है उसकी एज पे, ऑफ हिज एज। एंड द पोएम स्टैंड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सटायर इन इंग्लिश लिटरेचर, और ये जो पोएम क्या है, स्टैंड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है किसका, सटायर का इन इंग्लिश लिटरेचर में। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा 7 एंड होता है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पोएम 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि डिस्कस द पोएम लाइन्स ऑन एडिशन फ्रॉम एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट एज अ सटायर। ये भी एक सटायर है बेसिकली, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट जो बेसिकली है इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सटायरिकल पोएम ऑफ एलेक्जेंडर पोप। एलेक्जेंडर पोप जी ने इसको लिखी थी 1735 में। एंड इन दिस पोएम जो पोप है वो डिफेंड हिज ओन करेक्टर को डिफेंड करता है एंड एट द सेम टाइम एक्सपोजेज द फॉलीज एंड वीकनेस ऑफ द कंटेम्प्रेरी राइटर एंड क्रिटिक्स। और वो एक्सपोज करते हैं वीकनेस किसकी, कंटेम्प्रेरी राइटर्स की। उसके साथ साथ जोसेफ एडिशनल इज जेंटली बट इफेक्टिवली सटायर्ड यू अंडर द सेम एटिकस। ओके, तो कंटेस्ट ऑफ लाइन ऑफ एडिशन की बात करें तो पोप वंस एडमायर एडिशन, पोप क्या है एक बार एडमायर करते हैं एडिशंस को एज अ ग्रेट राइटर एंड फ्रेंड की तरह, बट लेटर डिफरेंस अरोज बिटवीन देम, बाद में क्या है कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। उसके साथ साथ एडिशन सपोर्ट करते हैं रिवाइवल पोएट को। उसके साथ साथ दो पोएम रिस्पेक्ट एडिशंस लिटरेरी टैलेंट को रिस्पेक्ट करती है बट ही डिसलाइक हिज सीक्रेट जेलेसी एंड पॉलिटिकल कोल्डनेस को। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ पोएट पोप सटायर, और एक तरीके से क्या है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बिकम क्या हो जाता है, बेसिस ऑफ पोएम पोप्स के सटायर का। उसके साथ साथ एडिशंस एंड एटिकस अ सटायरिकल पोर्ट्रेट की बात करें तो पोप डज नॉट अटैक एडिशंस वॉयलेंटली बट ही यूजेस पॉलिश्ड इनडायरेक्ट एंड आयरनिक सटायर वो यूज़ करते हैं। एंड क्या प्रेजेंट करते हैं, काम एंड एलिगेंट इन मैनर्स, करेक्ट एंड पॉलिश्ड इन राइटिंग, आउटवर्डली जेनरस एंड इनवर्डली जेलस एंड कैलकुलेटिंग। पोप राइट करते हैं कि एडिसन के बारे में कि वॉज विद ईच डिस्पोजिशन प्लीज टू प्लीज येट हैड अ हार्ट मेलिगेंट एंड सिंसियर। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इनको भी एग्जाम में लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं तो कुछ यूजेस ऑफ आयरनी एंड कंट्रास्ट की बात करें तो जैसे आउटवर्ड अपीयरेंस की बात करें और इनर रियलिटी की बात करें तो जेंटल यहाँ पे क्या है, जेलस, पोलाइट बट पॉलिटिकली मैनिपुलेट, सपोर्टिव हैं बट सीक्रेटली डिस्ट्रक्टिव भी हैं। ओके, सो द टोन इज कंट्रोल्ड है, डिग्निफाइड एंड रिफाइंड बट नॉट एब्यूसिव, जो आपके टोन है बहुत ज़्यादा एब्यूसिव नहीं है। उसके साथ साथ पर्पस ऑफ द सटायर की बात करें तो पोप एम्स इज नॉट रिवेंज बट मोरल करेक्शन। पोप का एम यहाँ पे रिवेंज नहीं है बट मोरल करेक्शन है। उसके साथ साथ ही शोज हाउ इवन ग्रेट मैन में सफ़र फ्रॉम इवनी एम्बिशन एंड हाइपोक्रेसी। उसके साथ साथ कुछ लाइंस रिवील भी करती हैं कि करप्शन इन लिटरेरी पॉलिटिक्स के बारे में, डेंजर ऑफ फॉल्स फ्रेंडशिप के बारे में, वीकनेस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको डिफाइन करती हैं। स्टाइल ऑफ सटायर की बात करें तो पोलाइट एंड रिस्ट्रेंड है, हाईली आर्टिस्टिक है, रिच इन आयरनी एंड विट है, फ्री फ्रॉम वल्गर अब्यूज़ है एंड बैलेंस बिटवीन प्रेज एंड ब्लेम है। दिस मेक्स पोप सटायर क्लासिकल एंड एंड्यूरिंग, और ये क्या बनाता है, पोप्स को सटायर क्लासिकल एंड एंड्यूरिंग बनाता है। ठीक है, दिस मेक्स पोप्स की जो सटायर है उसको क्लासिकल एंड एंड्यूरिंग बनाता है। ओके, नेक्स्ट एट लास्ट आगे चलते हैं तो कंक्लूजन की बात करें तो द पोर्ट्रेट ऑफ एडिशन इन वो क्या है, एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट विच स्टैंड्स एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है कि चीज़ का पर्सनल सटायर इन इंग्लिश लिटरेचर का। उसके साथ साथ थ्रो सबटाइटल आयरनी एंड बैलेंस जजमेंट है। पोप एक्सपोजेस एडिशंस वीकनेस को वो एक्सपोज कर रहे हैं विदाउट डिनाइंग हिज ग्रेटनेस को बिना डिनाई किए हुए। द सटायर इज़ देयरफॉर इफेक्टिव है, रिफाइन है एंड मोरल पावरफुल है। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 आपका एंड होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला कि डिस्कस एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड एज अ
ट्रांजिशनल पोएम, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो थॉमस ग्रेस एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इन 1751 लिखी गई, इसमें लिखी गई, एंड इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है ये बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर की, बिकॉज इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम न्यू क्लासिज्म टू रोमांटिज्म। एंड जो पोएम है बेसिकली कंबाइन कर रही है क्लासिकल फॉर्म को, बैलेंस एंड रिस्ट्रेंड विद डीप इमोशंस को, लव ऑफ नेचर को, एंड सिंपैथी फॉर कॉमन ह्यूमैनिटी के लिए। हैंस इट इज़ राइटली कॉल्ड अ ट्रांजिशनल पोएम, इसीलिए वो क्या है, ट्रांजिशनल पोएम कही गई है। उसके साथ साथ कुछ क्लासिकल न्यू क्लासिकल एलिमेंट्स हैं पोएम में, फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ऑर्डर एंड बैलेंस है, डिटेक्टिव टोन है, और यूनिवर्सल थीम्स भी हैं कुछ, जैसे डेथ, टाइम, एम्बिशन, ह्यूमन इक्वालिटी। एंड दीज फीचर ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो क्लासिकल स्पिरिट है ऑफ 18th सेंचुरी की, इन सारे फीचर्स को वो बता रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ रोमांटिक एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, न्यू क्लासिकल और यहाँ पे रोमांटिक, जैसे लव ऑफ नेचर के बारे में, इमोशंस एंड सिंपैथी के बारे में, इंडिविजुअल की फीलिंग्स, इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल, और मेलैंकोली एंड मेडिटेशन। टोटल ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ के यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग क्यों बोलते हैं कि वाई द पोएम इज ट्रांजिशनल, बिकॉज न्यू क्लासिकल और रोमांटिज्म यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंस दिया गया है कि ये फॉर्मल स्टाइल है, ये इमोशनल डेप्थ है, मोरल रीजनिंग है, यहाँ पे इमेजिनेशन फीलिंग्स हैं, क्लासिकल डिसिप्लिन है, लव ऑफ नेचर है, जनरल ट्रूथ्स हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस हैं। ओके, एट लास्ट कंक्लूड करेंगे तो बेसिकली ये क्या है, इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, ट्रांजिशनल पोएम का, बिकॉज इट हारमोनियसली ब्लेंड्स क्लासिकल फॉर्म विद रोमांटिक इमोशन के साथ साथ इट लुक बैकवर्ड टू द ऑगस्टन एज एंड फॉरवर्ड टू द रोमांटिज्म्स। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है वो एंड होता है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ इसको एंड करेंगे। 1-2 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आपको लिखना है, लंदन बाय विलियम ब्लेक जी की जो पोएम है लंदन, इसके बारे में आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो विलियम ब्लेक की जो पोएम है लंदन, वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सोशली क्रिटिकल पोएम है इन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में। एंड द पोएम जो है वो प्रेजेंट कर रही है डार्क एंड ग्रीन पिक्चर ऑफ लंदन को ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम की ये बात है। और ब्लेक क्या एक्सपोज करते हैं, सफरिंग को, ऑपरेशंस को, पॉवर्टी को, एंड मोरल करप्शंस को इन द सिटी में। उसके साथ साथ थीम एंड सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम क्या है कि ह्यूमन सफरिंग कॉज्ड बाय मैन मेड इंस्टीट्यूशंस, मैन मेड इंस्टीट्यूशंस की वजह से ह्यूमन सफरिंग्स को ये दिखाते हैं। उसके साथ साथ एज द पोएट वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, वो बताते हैं कि जो पोएट है वो वॉक करता है थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, ही नोटिस माइजरी ऑन एवरी फेस, वो नोटिस करते हैं माइजरी एवरी फेस पे, पॉवर्टी को, एक्सप्लॉयटेशन को, चाइल्ड लेबर को, प्रोस्टिट्यूशंस को, एंड लॉस ऑफ फ्रीडम डोमिनेंट बाय द सिटी। ब्लेक स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस, और यहाँ पे ब्लेक स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन माइजरी है वो क्या है, नॉट नेचुरली वो नहीं है, बट क्रिएटेड बाय सोशल सिस्टम, और वो क्या है, सोशल सिस्टम से क्रिएट हुई है, लॉस से, ट्रेडिशन से, विच ही कॉल्स माइंड फॉर्म्ड मैनिकल्स, एक प्रॉपर कोई एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिज्म्स की बात करें तो पोएम इज़ द शार्प अटैक ऑन चर्चेस पे, स्टेट एंड मोनार्की पे, और मैरिज सिस्टम, इन 3 पॉइंट्स पे बेसिकली इसमें बताया गया है पोएम में। उसके साथ साथ इमेजिनरी सिम्बल्स की बात करें तो कुछ इमेजिनरी और सिम्बल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से चीज़ों को राइट कर लेना, ठीक है। बात करते हैं लैंग्वेज एंड स्टाइल की, तो लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल है बट फोर्सफुल है। ओके, उसके साथ साथ रोमांटिक, द टोन इज कैसी है, सैड है, एंग्री है, क्रिटिकल है, रिफ्लेक्टिंग द पोएट्स डीप कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी। एंड कुछ रोमांटिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि ऑल्दो ब्लेक क्रिटिसाइज सोसाइटी, द पोएम रिफ्लेक्ट्स रोमांटिक आइडियल्स को। सिंपैथी फॉर द ऑप्रेस्ड की बात करें, फोकस ऑन ह्यूमन इमोशंस एंड रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, कंसर्न फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करें। ओके, तो यहाँ पे रोमांटिक एलिमेंट्स कुछ आपको यहाँ पे 4 गिवन है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। एट लास्ट हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन क्या है कि जो लंदन है इज़ अ पावरफुल सोशल डॉक्यूमेंट है एंड अ बोल्ड क्रिटिज्म है 19th सेंचुरी का अर्बन लाइफ का। थ्रू विविड इमेजिनरी, सिम्बोलिज्म एंड इमोशनल डेप्थ, विलियम ब्लेक क्या कर रहे हैं, एक्सपोज द इविल्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशंस को वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। ओके,
सो यहाँ से आपका क्या है कि द पोएम रिमेन्स, अभी भी वो रेलिवेंट है इवन टुडे, मेकिंग इट वन ऑफ द ब्लेक्स फाइनेस्ट एंड मोस्ट मीनिंगफुल वर्क है आपका विलियम ब्लेक का। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से आपका एंड होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो एट लास्ट मैंने आपसे कहे थे, ठीक है। सो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये आपके जो भी मैंने कराए हैं इनसे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की श्योरिटी है। इन चीज़ों को आप अगर अच्छे से पढ़ लियो, आपका ओवरऑल सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो गया, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन में वे ऑफ आस्किंग भला डिफरेंट हो बट आंसर सेम होगा, ठीक है। कि जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा प्रेजेंट इन एब्सेंस, क्वेश्चन आगे कुछ भी लिखा हो, आपने एक वर्ड देखा कि प्रेजेंस इन एब्सेंस के बारे में पूछ रहा है, तो आपने प्रेजेंस इन एब्सेंस के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको लिख के आनी है एग्जाम में, दैट्स इट, ओके। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक दिखाता हूँ क्वेश्चन, जैसे द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आपसे जैसे यहाँ पे पूछता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखो, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे वही चीज़ यहाँ पे जैसे डायरेक्ट बोला है कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है सिंस देयर इज़ नो हेल्प, बट यहाँ पे क्या पूछा है कि पोएम जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ डीपली रिफ्लेक्टिव एंड स्पिरिचुअल है, ये चीज़ बताइए। तो आपको मान लो कि क्वेश्चन समझ गए तो वेल एंड गुड, मान लो कोई दिक्कत आ रही है तो आपको जैसे यहाँ लिखा ना ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में जो कुछ भी पता है वो सारी चीज़ें लिख के आओ, ठीक है। इससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स और उनकी जो हेल्प मैंने की है, जिस तरीके से चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जो मैंने स्टेप्स उन्हें बताए उन्होंने फॉलो किए, उसके बेसिस में आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, सब पे अप्लाई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन के कीवर्ड को देख के आना, उस कीवर्ड के बारे में आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, जो कुछ भी पढ़ा है आपको क्या है सब कुछ लिख के आना है, ओके। और मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें कैसे कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे कितने पेजेस की लिखनी है, कितने पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल पे एक वीडियो बना के गाइड कर दूंगा आपको सारी चीज़ें, ओके। ये पेपर फर्स्ट था, मिलते हैं पेपर 2 के साथ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।